भाग 2 खूनी सिलसिला। उन्हें 1977 से 1978। उन्हें अब डर के साए में था। हर अखबार की सुर्खी में अभयंकर रोड नाम गूंज रहा था। पुलिस के पास न कोई चेहरा था, न कोई ठोस सबूत, बस खून से सना शहर और सवालों का समंदर। पुलिस की उलझन। इंस्पेक्टर माने उस समय पुणे पुलिस के सबसे अनुभवी अफसरों में थे। उन्होंने 5 हत्याओं के अलग अलग केस फाइलों को मेज पर रखा और एक एक तस्वीर को गौर से देखा। हर केस में कुछ समानताएं थीं। पीड़ितों के हाथ बांधे गए थे, गला दबाया गया था और वारदात के बाद कुछ भी छोड़ा नहीं गया था। माने बोले, यह काम पेशेवरों का नहीं, यह काम उन लोगों का है जिन्हें डर नहीं। अपराधियों का क्लब। शहर के एक छोटे से लॉज के कमरे में चारों अपराधी मिलते थे। वे हर हत्या के बाद बियर पीते और उस रात की गलती और मजाक पर चर्चा करते। सुहास जोशी डायरी में सब लिखता था। हम वो कर रहे हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। दुनिया हमें नहीं पकड़ पाएगी। एक तरह से यह उनका अपराध क्लब बन गया था। अगली हत्याएं। मार्च 1977। एक व्यापारी और उसकी पत्नी की हत्या हुई। उन्हें बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंसकर मार दिया गया था। घर से केवल 800 रुपए और कुछ गहने गायब थे। हत्या इतनी क्रूर थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया, यह सिर्फ लूट नहीं, यह हिंसा के लिए हिंसा है। पुलिस अब समझने लगी थी कि यह गिरोह आर्थिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि रोमांच के लिए हत्या कर रहा है। गवाह जो जिंदा रहा। एक हत्या के दौरान एक युवक जिंदा बच गया। वह पूरी रात घायल पड़ा रहा। सुबह उसे अस्पताल पहुंचाया गया। उसे होश आने पर इंस्पेक्टर माने ने पूछा, तुमने किसे देखा? युवक ने धीमी आवाज में कहा, 4 लड़के, कॉलेज वाले लग रहे थे। उनमें से एक का नाम शायद सुहास था। बस यहीं से कहानी पलटी। पहला सुराग। पुलिस ने पुणे के सभी कॉलेजों की लिस्ट तैयार की। सुहास नाम के छात्रों की छानबीन शुरू हुई। किसी को शक नहीं था कि अभिनव कला महाविद्यालय के 4 छात्र ही वो कुख्यात हत्यारे हैं। एक दिन पुलिस को झवेरी की मोटरसाइकिल मिली। उसकी सीट के नीचे से एक चाबी का गुच्छा मिला, जो एक मृत पीड़ित का था। यह पहला ठोस सबूत था। गिरफ्तारी। रात के करीब 2 बजे पुलिस ने झवेरी को उसके घर से पकड़ा। सुहास और दिलीप को कॉलेज हॉस्टल से उठाया गया। तीनों को जब थाने लाया गया तो वे हंस रहे थे। माने ने पूछा, इतने लोगों को मारा, अब भी डर नहीं लगता? सुहास ने कहा, डर तो उन्हें लगा होगा जिनके पास दिल था। स्वीकारोक्ति। 3 दिन की पूछताछ के बाद सुहास जोशी ने आखिर सब कबूल कर लिया। उसने कहा, हमने शुरू में लूट के लिए किया था, फिर हमें एहसास हुआ कि हत्या से ज्यादा ताकत का एहसास कुछ नहीं देता। हर हत्या का विवरण उसने शांत स्वर में बताया। कब, कहां, कैसे, जैसे कोई चित्रकार अपनी कृति समझा रहा हो। सबूतों की बरामदगी। पुलिस ने उनके कमरे से गहने, नकदी और कुछ कपड़े बरामद किए। कुछ पीड़ितों की चीजें सीधे सीधे पहचान ली गईं। सुहास की डायरी भी मिली, जिसमें तारीखें और जगहें दर्ज थीं। पुलिस के लिए यह डायरी ऑफ डेथ थी। जनता की प्रतिक्रिया। अगले दिन अखबारों में हेडलाइन थी, पुणे के छात्र निकले सीरियल किलर। पूरा शहर गुस्से में था। माता पिता अपने बच्चों को कॉलेज भेजने से डरने लगे। पुणे की सड़कों पर नारे लग रहे थे, हत्यारों को फांसी दो। ट्रायल शुरू।
1978 में केस अदालत पहुंचा। सरकारी वकील ने अदालत में कहा, ये हत्या नहीं, इंसानियत के खिलाफ युद्ध है। अभियोजन पक्ष ने 50 से अधिक गवाह पेश किए, 140 से ज्यादा सबूत रखे। रक्षा पक्ष ने कोशिश की कि अपराधियों को मानसिक रोगी बताया जाए, पर अदालत ने यह दलील ठुकरा दी। कोर्टरूम ड्रामा। जब सुहास जोशी को कटघरे में खड़ा किया गया तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, हमने सिर्फ वही किया जो हमें अच्छा लगा। यह सुनकर अदालत में सन्नाटा छा गया। जज ने कहा, अगर यह तुम्हें अच्छा लगता था तो शायद फांसी तुम्हारे लिए मुक्ति होगी। सजा सुनाई गई। अदालत ने चारों को फांसी की सजा दी। फैसले में लिखा गया, यह मामला न केवल दुर्लभ है बल्कि भयावह भी। समाज की सुरक्षा के लिए इनका अंत आवश्यक है। जेल के दिन। यरवदा जेल की कोठरी नंबर 7 में चारों रखे गए। सुहास अब भी पढ़ता था, कविताएं लिखता था। एक बार उसने जेल अधिकारी से कहा, हमारा नाम इतिहास में रहेगा। अधिकारी ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन डर की किताब में। फांसी। 30 अक्टूबर 1983। यरवदा सेंट्रल जेल। सुबह 5:30 बजे चारों अपराधियों को क्रमवार फांसी पर लटकाया गया। जेल रिकॉर्ड में बस इतना लिखा गया, सजा पूरी हुई। और इसी के साथ खत्म हुआ वह खूनी सिलसिला जिसने पुणे की आत्मा को झकझोर दिया। लेकिन इस कहानी का अंत यही नहीं था।